नमस्कार, मैं योगेश साहनी। बिग ब्रेकिंग लाइन में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त पिताजी से जिन्होंने काफ़ी सारे फिल्मों में पिता के रोल और भी करेक्टर लीड करते थे। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? सबसे पहले बिग ब्रेकिंग लाइव चैनल के श्रोतागणों के मेरा नमस्कार। मैं जयप्रकाश सिंह जेपी। सर, आप कहाँ से हैं? मैं हूँ मिर्ज़ापुर यूपी चुनार। आपका सर ये अभिनय का सफ़र कब से शुरू हुआ? योगेश जी, एक कहानी, एक इतिहास है मेरी ज़िंदगी। अब ज़्यादा अगर पूरा कहूँगा तो पूरी किताब लिख जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट में कहूँगा कि मैं जब स्कूल से लेके कॉलेज की पढ़ाई लाइफ में था तो मैं थोड़ा सा गाने का मेरा शौक था और मैं रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था। वो जुनून, वो दीवानगी ऐसी थी कि मैं रास्ते, पैड़े, बस में कहीं भी रहता, पागलों की तरह मैं बुलंद आवाज़ में गाता चलता था। लोग कहते थे ये पागल हो गया है। अर्ली एज में शादी हो गई, बीवी आ गई, मैं परिवार में वन मैन शो था। अब जब कॉलेज की पढ़ाई करने मैं वाराणसी पहुंचा, कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद विद्यापीठ से मैंने ग्रेजुएशन यानी शास्त्री की डिग्री लिया। उसके बाद एमए में साइकोलॉजी में नाम लिखा है, लेकिन मन नहीं लगा, छोड़ दिया। कुछ दिन बनारस में ही रहा और उसके बाद थोड़ा सिनेमा वगैरह देखने लगा। उसके पहले नहीं देखता था, लेकिन गाने का शौक था कि रेडियो बहुत सुनता था। मतलब म्यूजिक बजे, मुझे मालूम पड़ जाए कि ये गाना बजे। अगर मैं रास्ते से जा रहा हूं, बहुत अर्जेंट काम है मेरा, लेकिन अगर मेरे मनपसंद का गाना आ गया तो उसको सुन के फिर गुनगुनाते उसी कुमार मस्ती में जाता था। ये दीवानगी थी। उसके बाद ये हुआ कि नहीं यार, मुझे इसके लिए बॉम्बे जाना ज़रूरी है और बॉम्बे में कोई है नहीं अपना, लेकिन एक भरोसा, आत्मविश्वास उस ऊपर वाले पे, अपने पे। और घर में मैंने माँ से कहा, दादी तो बेचारी एकदम बेड पे थी, बीवी से कहा कि अगर तुम लोग मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं भाग जाऊंगा और फिर पलट के नहीं आऊंगा, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। तो बोले, काम करिए, आपकी भागिए मत, आप प्रेम से जाइए, जिससे हम लोग, क्योंकि अकेले आप हैं, आँख के तारे, माँ के आँख के तारे था, बीवी के आँख के तारे तो होता ही आदमी। उस दरमियान 2 बच्चियां हो गई, एक पेट में थी, एक 2 साल की थी। मैं चला गया। वहाँ जाने के बाद अब ऊपर वाला और मैं, कोई अपना नहीं, कुछ लोग नाम पहचान के थे, गया ये वो। पहली बार 19 महीना रह गया मैं, 19 महीना रह गया। लेकिन अब फिल्म से सबसे पहला कि मुझे खड़ा होना है इस शहर में, और ये जिद थी कि जब आ ही गए हैं दर पे तेरे, कुछ करके यहाँ से जाएंगे, या अपनी मुरादें पाएंगे या मर के यहाँ से जाएंगे। और मैं ऐसा जाने के लिए, हमने कहा कि एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता, और मैं बस एक्टिंग का ही जुनून था, गाने का, सिंगर की तरफ नहीं है। अब धीरे धीरे पहली बार आया घर पे, अब धीरे धीरे करते सफ़र चल रहा है। उसी मैंने थिएटर कुछ वहाँ के ज्वाइन किए और गांव में आया। गांव में कुछ बच्चे लोग ड्रामा वामा करते थे, इसमें पार्टिसिपेट किया। पूरा एरिया मेरा फ़ैन हो गया। चलता रहा। उसी बीच कुछ सीरियल्स वगैरह करते रहे। उसी दरमियान मेरी मुलाकात हो गई सुनील अग्निहोत्री, चंद्रकांता के डायरेक्टर से। चंद्रकांता के पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, एक हमारा दोस्त था असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, मेरी मुलाकात करवाई। और मिलने के बाद पहली मुलाकात में उस शख्स ने मुझ में क्या देखा कि ओमपुरी विकास आनंद के साथ में मुझे डीजीपी ऑफ आसाम का कैरेक्टर दिया। फिल्म सिटी में शूट था, मैं दोपहर में गया था, मिला था, बोला थोड़ी देर बैठो, और पता नहीं वो कैरेक्टर नहीं आया, क्या हुआ, ढूंढ रहे हैं मुझे। मैं चाय पीने गया था, कैंटीन में आया, बोला कहाँ चले गए थे? हम कहा सर चाय पीने गए। जाओ ड्रेस पहन के आओ। अब गए साहब, डीजीपी का ड्रेस पहना मैं। उस दिन शनिवार का दिन थे, मैंने दाढ़ी नहीं की थी जैसे आज की है। हमने कहा कि यार इतना बड़ा कैरेक्टर है, अगर इसको दाढ़ी नहीं बनाऊंगा तो
आप मानेंगे नहीं, बिना आईने के मैंने मेकअप मैन से रेजर मांग करके बनाया और आया और शॉट दिया। और पूरी फिल्म, और फरार फिल्म थी, अविनाश बधावन डबल रोल में, टीनू आनंद, ओमपुरी, विकास आनंद, और मैं डीजीपी हूँ आसाम का, और ओमपुरी इंस्पेक्टर बम्बई से डॉन को पकड़ने गए थे। और कुछ ऐसा सीक्वेंस आया कि मैं उनको फटकारता हूँ और अरेस्ट करवा देता हूँ अपने यहाँ पुलिस से। ब्लास्टिंग कैरेक्टर था मेरा। उसके बाद चंद्रकांता में 3 कैरेक्टर दिया सुनील जी ने, और उसके बाद सुनील अग्निहोत्री जो कि DD1 का, तो वो टॉप का डायरेक्टर था। और उसके बाद सुनील जी का कोई भी प्रोजेक्ट होता था, युग में उन्होंने मुझे 13 एपिसोड से लेकर 40 एपिसोड तक, इंस्पेक्टर मदन लाल जो क्रांतिकारियों में खौफ और दहशत का नाम था, पूरा एकदम। और हर एपिसोड खाली बस, हर जो भी सीरियल शुरू होता था मिलता था, तीसरे चौथे दिन मेरे लिए कैरेक्टर 1 लाइन लिखते थे। वही फारूक सिद्दीकी जो है राइटर थे, बोलता है फारूक जयप्रकाश के लिए वो ज़रा मैं शाम को बताता हूँ, कैरेक्टर डेवलप कर। सर सफ़र चलते चलते शिरडी के साईं बाबा, झांसी की रानी, छत्रपति शिवाजी, जिंदगी एक सफ़र, यू टर्न जिंदगी की ओर, यानी सोशल, मैथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, हर तरह का सीरियल करता करता फिर मुझे थोड़ी वॉइसिंग करने की शौक़ हुई, डबिंग करने की। लोग कहते थे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो हमने कहा थोड़ा डबिंग करूं। तो कुछ कोऑर्डिनेटर थे, उनके साथ मैं जुड़ा और डबिंग करना शुरू किया। 50 फिल्में साउथ की डबिंग की, बंगाली टू हिंदी, गुजराती टू हिंदी, साउथ टू हिंदी किया, भोजपुरी, मतलब डबिंग एक्सपर्ट हो गया। उस दरमियान जो है हमारी भोजपुरी फिल्म में जब डबिंग करता था तो भोजपुरी डायरेक्टर से मेरी मुलाकात होती थी, तो उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन करता था कि सर मैं बेसिकली पोटेंशियली एक्टर हूँ, तो ये डबिंग तो मेरा पैशन है, इस तरह से। तो उसके ज़रिए मुझे थोड़ा बहुत काम आगे मिलने लगा, और आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से लोग अप्रिसिएट करने लगे और जानने पहचानने लगे। और सीरियल से मुझे हेड तब होगी जो आजकल एक सोफिस्टिकेटेड नाम आता है, कोऑर्डिनेटर। काम इनका है दलाली का, इनको दलाल कहते तो बहुत अच्छा लगता, मैं इनको दलाल कहता हूँ, दलाली काम करते ही है। ये नए एक्टर्स जो आते हैं गांव से, उनसे 25, 30, 40, 50 जैसा बकरा देखते हैं, ऐसा उनसे कहते हैं कि हमारी कंपनी में आप रजिस्टर्ड हो जाओ, इतना रजिस्ट्रेशन फीस है, फिर आपके लिए हम काम के लिए कॉल करेंगे। और सीनियर्स का बोले यार सर आपके लिए, आप तो बस सीनियर हैं। और प्रोडक्शन का ये हाल है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनको ये 25 या 30% लेते हैं, 10 या 15% उनको देते हैं, 10-15% अपने लेते हैं। तो इसलिए बाहर का जो सीनियर कैरेक्टर है उनको कोई प्रेफरेंस नहीं है, कास्टिंग डायरेक्टर बात ही नहीं करता। अगर कहीं ऑडिशन चल रहा है, आप पहुंचे तो बोले किसके थ्रू आए, बोले डायरेक्ट आए, बोला नो सर सॉरी डायरेक्ट के लिए एंट्री नहीं है, इस तरह से कहते हैं। मुझे नफरत सी हो गई और मैं टोटल सीरियल्स के लिए निजात ले लिया। और बॉलीवुड में सर इतनी फिल्में कम ज़्यादा बनती हैं कि वहाँ पर तो सवाल ही नहीं, बड़े बड़े लोग पुराने बैठे हुए हैं हम लोगों के एज ग्रुप के। मैं सर इसी तरफ यू टर्न मारा और आज आपकी दुआ से बैक टू बैक फिल्में कर रहा हूँ, और लोग आप जैसे लोग प्यार देते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों को भी सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें, प्रसन्न रखें, और आपका चैनल के हमारे श्रोतागण खूब प्यार और आशीर्वाद दें। सर इस सफ़र में आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया? सर सब लोगों ने मुझे सपोर्ट ईश्वर ने किया, और जहाँ भी मैं गया जिन लोगों ने बुलाया प्यार और से 1 लाख से उन्होंने इज्जत से मुझे सम्मान से काम दिया। सब भोजपुरी में आज सर काफ़ी सारे पारिवारिक सिनेमा बन रही हैं, और आज भोजपुरी बढ़ते कदम उसके बढ़ते रहे हैं। और दर्शकों को क्या कहेंगे जो हमारे जुड़े, हमारे सिनेमा से जुड़े और पिक्चर देखना पसंद करें, उन दर्शकों को कुछ बताइए ज़रा। देखिए ऐसा है कि अब हमारी फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चैनल के हाथ में चला गया है, और चैनल की अपनी मोनोपोली हो गई है। वो अपने टर्म्स कंडीशन पे आपकी फिल्में ले रहे हैं, और थिएटर में ऐसी फिल्में हमारे मेकर्स ने बनाए कि थिएटर में हमारी ऑडियंस जो है या प्रोड्यूसर की सिलेक्शन का है स्टोरी की, ऐसी फिल्में बनने लगी कि लोग हमारी कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट, लोग उनसे मतलब थिएटर में जाना ही बिल्कुल बंद कर दिए।
वल्गरिटी थी गाने और गानों में जो मूवमेंट होते हैं इस तरह से वल्गर कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते। तो ऑडियंस ने टोटल इग्नोर कर दिया। अब बचा कि अब करें क्या? तो चैनल ने जो है थोड़ा सा हाथ बढ़ाया आगे और चैनल फिल्म लेके अपने चैनल पे दिखाने लगे। और उनको क्या सूझी कि वो खुद प्रोड्यूसर बन गए। प्रोड्यूसर बन गए तो सारी हकीकत मालूम कर रही थी, इतने में फिल्में बनती हैं। अब वो खुद प्रोड्यूसर बनकर 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना। अब वो एक लिमिटेड बजट कर दिए, बोले इतने दिन में इतने बजट में आपको बनाना, बना रहे हो कि नहीं? 50 लोग लाइन में खड़े हैं। अब हर लोग चैनल के फिल्में इतने दिन इतने बजट में बना रहे हैं। और किसी लोग तो बल्क में 2-2, 3-3, 4-4 फिल्में एक साथ शूट कर रहे हैं। अगर बाहर से फिल्में बना के लेके जा रहे हैं चैनल पे तो वो औने पौने भाव में मांग रहे हैं। हाँ, चैनल से टाई अप करके आप जा रहे हैं, सब्जेक्ट अप्रूवल करा के जा रहे हैं तो आपकी भलाई है और आप फिर फिल्म खरीद लेंगे वो। तो अब ये है कि भाई कोई न कोई क्रांतिकारी पैदा होगा, फिल्में अच्छी बनेंगी। हालांकि थिएटर भी बहुत कम रह गए हैं, लेकिन अगर अच्छी फिल्में बने तो जिस तरह से मल्टीप्लेक्स में हमारी एक मराठी फिल्म जो है एक स्टेट की, साउथ की फिल्में एक स्टेट की, और करोड़ों की बिजनेस करती हैं, करोड़ों कमाती हैं। और हमारी भोजपुरी फिल्म ऑल इंडिया, ऑल टेरिटरीज में हमारी ऑडियंस है, इवन अब्रॉड तक भी है। मलेशिया वगैरह भी और भी देश हैं, कंट्रियों में है हमारी ऑडियंस कि वहाँ भी फिल्में लगती हैं तो वहाँ से भी रिकवरी आती है। लेकिन फिल्में इस तरह नहीं बनने की फैमिली जा सके, इस तरह से बनाए लोग। अब ये चैनल वालों ने टोटल सोशल फिल्में, पारिवारिक फिल्में बनाना शुरू किया और भरपूर उनको मिल रहा है पब्लिक का रिस्पांस, क्योंकि फीमेल ऑडियंस इनकी मेल नहीं है। अब मेल तो खाली रील पे और वीडियो में मस्त है एकदम। कौन फिल्में देखने इतना, जिससे क्रिकेट में था पहले टेस्ट मैच था, फिर वनडे हुआ, फिर 2020 हुआ, अब सुन रहा कि T10 भी आने वाला है। तो अब शॉर्ट में कम समय में लोग इंटरटेन करना चाहते हैं। तो अब हमारे मेकर्स को ये पता नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री डूबी जा रही है। हमें किस तरह से मेकिंग किस तरह करना चाहिए जिससे ऑडियंस को हम फिर से बुलाएं। जिस तरह मराठी फिल्मों के मेकर्स साउथ की फिल्में डब होकर के भोजपुरी में आ रही हैं, लोग देख रहे हैं। लेकिन भोजपुरी फिल्में देखने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है कोई, जबकि हमारी वो लैंग्वेज है, हमारी कल्चर। लेकिन कल्चर को ही हमारे स्टार लोगों नहीं खा गए, अपने खाली बस ईगो में कि हम स्टारडम हमारा। मैं मतलब इस डायरेक्टर्स को भी नहीं बोलने नहीं देंगे ना। बोला सर इनको ऐसे करो, सब लोग डायरेक्शन करने लगते हैं। भाई डायरेक्टर माने वहाँ पर कुछ नहीं करता, जबकि डायरेक्टर का एक थीम होता है, सपना लेकर आता है कि मुझे करना क्या है। उसने उसके बारे में, कंसेप्ट के बारे में उसने कुछ क्रिएशन किया है कि मैं इसको ऐसे लूँगा। अब उसमें उजर कर नहीं सर इसको ऐसा नहीं ऐसा लो, ऐसा नहीं ऐसा लो, एडिटिंग में इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको जो कैरेक्टर अच्छा दिखा आउट कर। तो इस तरह से सर हुई और आज परिणाम ये है कि हमारी भोजपुरी फिल्म उदास एक मायूस विधवा की तरह रो रही है। तो मैं निवेदन करूंगा अपने मेकर्स से, डायरेक्टर से कि अच्छे सब्जेक्ट लेकर के अच्छी फिल्में बनाएं जिससे हमारे ऑडियंस जो है फिर से थिएटर में आवे। और आपकी फिल्में मल्टीप्लेक्स में लगाने के लिए मल्टीप्लेक्स का ओनर जो है आपको रिक्वेस्ट करे कि सर अपनी फिल्म आप हमारे मल्टीप्लेक्स में लगाइए। लेकिन जब आप अच्छी फिल्में बनाएंगे, अच्छा बहुत मैंने देखा है योगेश जी कि हमारे डायरेक्टर्स भी ऐसे कुछ हैं कि लोग फिल्म डायरेक्शन मिला तो उसको पूजा समझ के, अपना करियर समझ करके काम नहीं कर रहे हैं, उनका अलग ही नज़रिया हो गया है। तो इस तरह से हमारे डायरेक्टर्स से भी निवेदन है कि आपको अगर मौका मिलता है, आप पुराने हैं नए हैं जो भी हैं, आप उस काम को पूरा तवज्जो दीजिए। आपका जो काम है पूरी तरह से शिद्दत से उस पर लगिए, उस पर मेहनत करिए, मशक्क़त करिए। एक्टर्स जो उस तरह का अपने क्रिएशन के हिसाब से, उस आपके कंसेप्ट के हिसाब से काम लीजिए जिससे चीज़ रिजल्ट अच्छा निकल के आए और अच्छी चीज़ बने। कोई देखे तो बोला वाह यार क्या डायरेक्टर ने काम किया, कोई तो सर यही निवेदन है और बाकी आगे ज़्यादा क्या कहूँ। जी बहुत अच्छा लगा सर से बात कर, एक दिशा दिए साजिए मेकरों को। आप लोग को सीखना चाहिए और समझना चाहिए इस बातों को। मैं योगेश साहनी, बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू।